हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं HMX 3.0 के बारे में, साथ ही साथ P75i के बारे में बात करेंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा, कल मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडिया को फ्रांस ने ऑफर किया है HMX 3.0। इससे पहले फ्रांस ने ऑफर किया था स्कॉर्पियन का अपग्रेड वेरिएंट, जिसको स्कॉर्पियन 2000 भी बोला जा रहा था, लेकिन इंडिया ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। बात कर लेते हैं इस सबमरीन के बारे में। तो ये एक कन्वेंशनल पावर्ड अटैक सबमरीन होने वाली है, जो कि स्टेल्थ भी होने वाली है। इसको जो ओवरऑल लेंथ है वो 100 मीटर के आसपास होने वाली है। बीम जो है वो 8.8 मीटर के आसपास होने वाली है और इसकी जो सरफेस डिस्प्लेसमेंट है वो 4700 टन के आसपास होने वाली है। बात करेंगे इस सबमरीन्स के बारे में और डिटेल में, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसको शो किया गया था 2014 यूरोनेवल TCNS ग्रुप के द्वारा और 2017 के आसपास इसको फ्रेंच नेवी में शामिल भी कर दिया गया था। इस सबमरीन का जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है वो बैराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ है और साथ ही साथ इसके वेपन्स, मैट्स और कॉम्बैट सिस्टम को भी वहीं से डिराइव किया गया है। ये जो सबमरीन है ये आप कह सकते हो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में बनाया गया है। और ये जो सबमरीन है ये मल्टी रोल, आप कह सकते हो मल्टी रोल वॉरक्राफ्ट की तरह काम करती है, क्योंकि सूटेबल है ये एंटी सरफेस वॉरफेयर करने के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने के लिए, एंटी एयर वॉरफेयर करने के लिए, लैंड अटैक करने के लिए और स्पेशल फोर्सेस मिशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम है। स्पेशल फोर्सेस मिशन के बारे में हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस सबमरीन के बारे में थोड़ा और। वर्जीनिया क्लास की एक अटैक सबमरीन है, उसमें से इसके स्टेल्थ फीचर्स को डिराइव किया गया है और साथ ही साथ डीप ओशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर को और साथ ही साथ शैलो वाटर ऑपरेशंस को करने के लिए भी वहीं से इसमें डिराइव किया गया है। साथ ही साथ जो हल डिज़ाइन है वो बैराकूडा का है, तो इस वजह से इसका एक्स रेडर काफ़ी बढ़ जाता है, तो एक्स रेडर के बढ़ने से इसकी मनूवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इस सबमरीन के बारे में, जो इसका इंजन है उसके बारे में, इंजन और प्रपल्सन। तो इसका जो इंजन है वो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन के साथ आता है। और जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है वो सेकंड जनरेशन फ्यूल सेल्स के साथ आएगा, जिसकी एंड्योरेंस करीबन 21 से 25 दिन के आसपास होने वाली है। और साथ ही साथ ये जो सबमरीन है इसकी जो आप कह सकते हो ट्रांसिस स्पीड है वो 14 kT के आसपास बताई जाती है। मैक्सिमम डाइविंग स्पीड जो है वो 20 kT के आसपास बताई जाती है। इसकी जो एंड्योरेंस है जो सी की वो 90 दिन के आसपास बताई जाती है, कि बिना पोर्ट के पास पहुंचे हुए 90 दिन तक रह सकती है। इसका जो प्रपल्सन सिस्टम है वो उसको मैक्सिमम रेंज 29,000 किलोमीटर तक प्रोवाइड करता है। आइडियल रेंज जो है वो मैक्स ट्रांजिट से अचीव की जा सकती है और इसकी एवरेज स्पीड जो 14 kT तक बताई जा रही है। अब बात करेंगे इसके वेपन सिस्टम्स को लेके। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 75i में एक वर्टिकली लॉन्च सिस्टम चाहिए था, और मतलब वर्टिकली लॉन्च प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वर्टिकली मिसाइल को लॉन्च किया सके। तो इस सबमरीन में 34 वेपन्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्पीडोज, माइंस, एंटी शिप मिशंस के लिए क्रूज मिसाइल्स, साथ ही साथ एंटी एयर मिसाइल्स, और साथ ही साथ बोर्ड में काफ़ी और भी वेपन्स होते हैं, जिसको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के टारगेट पे यूज़ करना चाहते हो। साथ ही साथ इसमें जो वर्टिकल लॉन्चर्स लगे हुए हैं उससे होगा क्या, आप इस सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ कर सकते हो। तो ब्रह्मोस मिसाइल के यूज़ करने से आप किसी भी सबमरीन के आसपास, किसी अगर आइलैंड पे पहुंच जा रहे हो या फिर किसी कोस्ट पे पहुंच जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अटैक कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी शिप पे अटैक कर सकते हो अपने ब्रह्मोस मिसाइल से। ये वर्टिकली लॉन्च सिस्टम का यही फ़ायदा होता है, और अभी तक इसी वजह से हमारे जितने भी सबमरीन से उसमें लगाए नहीं जा पाए हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स। अब बात कर लेते हैं इस सबमरीन की कुछ और कैपेबिलिटीज़ को लेके। तो ये जो सबमरीन है कैरियर ग्रुप को स्कॉट कर सकती है, मतलब कैरियर बैटल ग्रुप जो हमारे जहाँ पे INS विक्रमादित्य या फिर INS विक्रांत चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये सबमरीन चलने में पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि इस सबमरीन को पानी के अंदर से बार बार बाहर नहीं आना पड़ता एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेने के लिए। इस वजह से ये काफ़ी स्टेल्दी भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट किया जाता है कई सारे सेंसर से, मैंड और अनमैंड व्हीकल से भी इंटीग्रेट किया जाता है। साथ ही साथ ये रिकॉनेसेंस करने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, मतलब कि ये जो सबमरीन है ये एयर पे भी रिकॉनेसेंस कर सकती है कि कौन सा प्लेन ऊपर उड़ रहा है, साथ ही साथ सरफेस पे भी कर सकती है, मतलब सरफेस पे कौन सी शिप आ रही है, कोई डिस्ट्रॉयर है या फिर फ्रिगेट है। साथ ही साथ ये लैंड पे भी सेम तरीके से परफॉर्म कर सकती है, मतलब कि अगर कहीं हम कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ से भी ये निगरानी रख सकती है कि कोस्टल एरियाज़ पे किस तरह की हलचल हो रही है। उसके बाद इसमें कुछ और फीचर्स आते हैं, जैसे कि UUV, मतलब कि UAV भी लॉन्च कर सकती है और UUV लॉन्च कर सकती है, मतलब अंडर वाटर ड्रोन भी लॉन्च कर सकती है, और साथ ही साथ अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स को भी लॉन्च कर सकती है। इससे होगा क्या, इसकी रिकॉनेसेंस करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये बिना किसी सबमरीन के नज़दीक जाए हुए या फिर बिना किसी क्राफ्ट के नज़दीक जाए हुए ये सीधे हमला करने में सक्षम होगी वहाँ रिकॉनेसेंस करने के बाद। अब जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ भी काम करने में सक्षम है, मतलब कि हमारे मार्कोस के साथ भी काम करने में सक्षम है।
तो अब बात कर लेते हैं कैसे काम करेगी। तो इसमें 16 डाइवर्स होंगे, मतलब 16 डाइवर्स अंदर फिटेड रहेंगे इस वॉरक्राफ्ट में। साथ ही साथ इंटरनल रिजर्व एरिया होगा इस चीज़ के लिए। लॉकआउट चैम्बर दिया गया होगा 8 डाइवर्स के लिए। एक्सटर्नल वाटर वेट स्टोरेज भी दिया गया होगा इसमें। साथ ही साथ ड्राई डॉक शेल्टर, हाइपरेबल चैम्बर, स्विमर्स डिलीवरी व्हीकल और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। इससे होगा क्या, अगर किसी भी, आप एग्जांपल के ले सकते हो, हमारे मार्कोस कमांडोज है और सामने की करीबन 20 मीटर की दूरी पर सामने कोई फ्रिगेट है और वहाँ पे उन्हें स्पेशल ऑपरेशन करना है, तो वो सबमरीन से डायरेक्ट वहीं से निकल सकते हैं। सबमरीन थोड़ी वाटर के सरफेस से नीचे ही रहेगी और वो जो हमारे स्पेशल कमांडोज हैं वो स्विमर्स डिलीवरी व्हीकल का यूज़ करते हुए उस फ्रिगेट के पास जा सकते हैं या डिस्ट्रॉयर के पास जा सकते हैं और वहाँ पे जाके ऑपरेशन करके वापस भी आ सकते हैं। या फिर आप कहो कि किसी भी शिप पे अगर बॉम्ब प्लांट करना है तो उस तरीके के भी मिशंस को ये बखूबी निभा सकता है। या फिर माइंस प्लांट करना है या फिर किसी भी तरीके का ऑपरेशन करो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक मल्टीपर्पज़ सबमरीन है। और इस सबमरीन के आ जाने के बाद इंडिया के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि इंडिया खुद से स्टेल्थ सबमरीन्स बना सकता है। और मेरे को लगता है कि यही सबमरीन इंडिया को सेलेक्ट करनी चाहिए प्रोजेक्ट 75I में, क्योंकि अभी तक सिर्फ इसका ऑफर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 में इसकी डील पूरी हो जाएगी। और ये जो सबमरीन होने वाले हैं ये इंपोर्ट होने में सबसे लास्ट सबमरीन होगी। इसके बाद इंडिया स्टेल्थ सबमरीन्स इंडिया में ही बनाने वाला है, मतलब प्रोजेक्ट 76I के तहत। और सारी सबमरीन्स इसके बाद जो भी आएंगी वो इंडिया में ही बनाई जाएंगी। तो आज के वीडियो को इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद।